राजस्थान का कोटा जिला यूं तो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जाना जाता है, लेकिन अब एक तहसीलदार की तरफ से लिखे गए पत्र को लेकर चर्चा में है। रक्षाबंधन के एक दिन पहले लिखे गए इस पत्र को लेकर काफी विवाद हो रहा है। महिला संगठनों ने आपत्ति जताई है। शासन प्रशासन की तरफ से सफाई पर सफाई दी जा रही है। आखिर क्या लिखा है पत्र में? पैतृक संपत्ति में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतर धार्मिक जोड़े की शादी की जांच का आदेश देने से क्यों मना कर दिया? और अफगानिस्तान की महिलाएं अब क्या मांग रही हैं? आज हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। राजस्थान का एक जिला है कोटा। यहाँ की एक तहसील है दिगोद। यहाँ के तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति ने 21 अगस्त को पत्र जारी किया। इसमें एक अपील की गई। कहा गया कि रक्षाबंधन के मौके पर बहनें भाइयों के लिए पैतृक संपत्ति में अपना हक त्याग दें। इंडिया टुडे से जुड़े संजय वर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार ने पत्र में लिखा है कि जब किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी के तौर पर पत्नी, बेटों और बेटियों का नाम दर्ज हो जाता है। महिलाएं तो स्वैच्छिक तौर पर अपना अधिकार त्यागना चाहती हैं, लेकिन उनके परिवार वाले लापरवाही के चलते समय पर यह कदम नहीं उठाते, जिससे जिंदगी भर के लिए रिश्तों में खटास आ जाते हैं। रक्षाबंधन को यादगार बनाइए, बहनों से स्वैच्छिक हक त्याग करवाइए। शीर्षक के इस पत्र में आगे लिखा गया है कि देश के कई हिस्सों में एक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस परंपरा के तहत महिलाएं अपनी पैतृक के बजाय ससुराल की संपत्ति में हिस्सा लेती हैं। पत्र में आगे लिखा गया है कि समय पर स्वैच्छिक त्याग न करने पर कई बार ऐसा होता है कि सरकार वो जमीन खरीद लेती है। ऐसे में चेक बहनों और बेटियों के नाम जारी हो जाता है। कई बार ये बहनें और बेटियां चेक के पैसे अपने पास रख लेती हैं, भाइयों को कुछ नहीं मिलता। तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति ने अपने पत्र में आगे लिखा कि समय पर महिलाओं का नाम उत्तराधिकारियों की लिस्ट से ना हटाने पर मामले कोर्ट तक चले जाते हैं, कई बार मर्डर तक हो जाते हैं। हालांकि कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति में महिलाओं को बराबर का हक मिला हुआ है। ऐसे में दिलीप सिंह के इस पत्र को महिला विरोधी कहा जा रहा है। इंडिया टुडे से जुड़े संजय वर्मा ने तहसीलदार से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति ने बताया, मेरी छवि एक ईमानदार और कर्मठ कर्मचारी की है। ऐसे में कुछ लोग मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो जनहित में वो पत्र जारी किया, उसमें कुछ भी महिला विरोधी नहीं है। मैंने तो केवल उन भाइयों से अपील की थी जिनकी बहनें स्वेच्छा से अपनी पैतृक संपत्ति का हक त्यागना चाहती है, लेकिन वो लापरवाही बरत रहे हैं। मेरी इस अपील को तो आम जनता ने भी बहुत सराहा। लोग इस अपील के बाद स्वेच्छा से अपना हक त्यागने के लिए तैयार बहनों से जल्द कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कराएंगे। सरकार को भी आसानी होगी, क्योंकि इन मामलों में फिर मुकदमे दायर नहीं होंगे। तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति ने बार बार अपनी सफाई में स्वेच्छा शब्द का जिक्र किया। उनका कहना है कि उन्होंने यह अपील उन महिलाओं के संदर्भ में जारी की जो खुद अपनी मर्जी से अपना हक छोड़ना चाहती हैं, लेकिन उनके पत्र में इस तरह का जिक्र नहीं मिला है। तहसीलदार ने पहले ही यह मान लिया है कि महिलाएं पैतृक संपत्ति में अपना हक त्यागना चाहती हैं और इसलिए उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द उनका नाम उत्तराधिकारियों की लिस्ट से हटवा देना चाहिए। दूसरा, अगर हम यह मान भी लें कि सच में तहसीलदार केवल उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो अपनी मर्जी से अपना हक छोड़ना चाहती है, तो क्या उनकी तरफ से इस तरह की अपील करना जायज़ है? हम सभी को मालूम है कि समाज में इस तरह की धारणा है कि पैतृक संपत्ति के असली हकदार तो पुरुष होते हैं। लड़कियां तो पराए घर जाती हैं, पिता की सारी संपत्ति तो बेटों को ही मिलती है। यही परंपरा है, यही अनकहा नियम है। लेकिन क्या एक सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की धारणा को बढ़ावा देना चाहिए? जबकि अलग अलग सरकारें लगातार महिला पुरुष समानता की बातें करती है, उस दिशा में नीतियां और नियम बनाती है, महिलाओं की बराबरी के लिए काम करती हैं या कम से कम ऐसा दावा करती है। ऐसे में खुले तौर पर इन पूर्वाग्रहों और सामाजिक नियमों को बढ़ावा देने को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। तहसीलदार दिलीप सिंह को चिंता सरकार पर बढ़ते बोझ की, आपसी पारिवारिक रंजिश और भाई बहन के रिश्तों में आई खटास की भी है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके मुताबिक महिलाएं अपना हक नहीं छोड़ती और फिर बात बिगड़ जाती है। बात बिगड़ने पर मुकदमे होते हैं और कभी कभी मर्डर। इससे सरकार और प्रशासन पर बोझ बढ़ जाता है। और इन सब परेशानियों से बचने का उपाय क्या है? पहले ही आर्थिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर स्थित महिलाएं पैतृक संपत्ति का हक त्याग दें, वो हक जो एक लंबे संघर्ष के बाद उन्हें हासिल हुआ। तहसीलदार भले कहते हैं कि उन्होंने यह अपील आपसी रिश्तों को बचाने के लिए जारी की और यह कहीं से भी स्त्री विरोधी नहीं है, लेकिन अगर उनके इरादे नेक हैं और वे स्त्री विरोधी सोच से ग्रसित नहीं हैं
तो फिर उन्होंने भाइयों के लिए ऐसी अपील क्यों नहीं जारी की? अगर पुरुष ही रिश्तों का लिहाज कर लें और अपनी बहन बेटियों के प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान करें, उन्हें उनके अधिकार दें, तो भी मुकदमे नहीं होंगे, रिश्तों में खटास नहीं आएगी। भाई हो या बहन, किसी को भी अपना हक त्यागने की जरूरत ही क्या है? भाई को बहन का हक क्यों दिया जाए? क्या बहन को तभी बहुत माना जाएगा जब वो अपने अधिकार छोड़ दे? क्या रिश्ते निभाने की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही है, वो भी अपने अधिकारों की कीमत पर? किसी भी सभ्य समाज में इस सवाल का जवाब ना में होना चाहिए। तहसीलदार के इस पत्र को लेकर स्त्री अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ने अपनी आपत्ति जताई है। हमारे साथी नीरज ने एक ऐसे ही संस्थान के प्रमुख से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब जब बहनों ने संपत्ति देने से मना किया है या उस पे साइन करने से मना किया है, तो फिर वहां से लड़ाई का विवाद शुरू होता है। वो हमारे पास मामले काफी आते हैं। तो उसमें भाइयों का कहना होता है कि अगर ये हमारे यहाँ से संपत्ति ले रही है तो फिर इसकी जो ननद है इसकी ससुराल में, वो उसको भी संपत्ति में अधिकार दे, वो भी दे। ये दोनों तरफ से ये संपत्ति क्यों लेंगे? तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप अपना दो, जो अधिकार है उनका अधिकार वो देंगे, उनके भाई है, उनपे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा तो आप दोनों पे है कि आप दो उसको। तो अधिकतर मामलों में भाई और परिवार द्वारा आनाकानी की जाती है। और जब विधवा माँ होती है, अगर माँ बेटी को संपत्ति देना चाहे तो फिर भाई वो भी नहीं देने देते हैं। और माँ से कभी कभी कुछ मामले ऐसे भी आए कि बूढ़ी माँ से जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेते हैं कि पूरी संपत्ति मैं अपने बेटे के नाम कर रही हूँ, इस तरह का अंगूठा लगवा लेते हैं। ये दबाव है। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर भारत में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में किस तरह के अधिकार मिले हैं। इस संबंध में हमारे साथी नीरज ने बात की कुछ वकीलों से। सुनिए। हिंदू सक्सेशन लॉ में एक टर्म है को-पार्टनर, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति का जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैदा हुआ है, उसका बाय बर्थ हिंदू एंसेस्टर प्रॉपर्टी में मान लिया जाता है। ये लॉ सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट में डिफाइंड है। किंतु इस लॉ को लेके पिछले 5 दशकों में काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं। उसका कारण यह था कि ये लॉ कभी भी जेंडर इक्वल नहीं रहा, इट वॉज जेंडर इनइक्वल। द रीजन बीइंग कि लड़कों को जन्म से ही एंसेस्टर प्रॉपर्टीज में अधिकार मिले हुए थे, लेकिन लड़कियों को, बेटियों को इससे बाहर किया गया था। 2005 में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया गया, जिसके अनुसार सर्वाइवरशिप के रूल को डिमोलिश किया गया और इंटरस्टेट और टेस्टामेंटरी सक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 6 में 2005 के अमेंडमेंट के अनुसार डॉटर्स का बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट रिकॉग्नाइज किया गया। इसके बाद 2016 में एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें ओम प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा that if the co-partner had died before the commencement of the amendment, then the daughters does not have any right in the ancestor property. Then in 2018, Danamma versus Amar Singh case, the Honorable Supreme Court said that irrespective whether the co-partner had died before the commencement of the amendment or not, the daughters will have equal right in the ancestral property. इस इशू को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में विनीत शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में डिसाइड किया, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, मीनिंग thereby whether the co-partner was alive or not before the commencement of the amendment, the daughters will have equal right in the ancestral property. ये जो प्रेस रिलीज है जिसने भी बनाया है, आई वुड से ही इज जेंडर बायस, ही इज नॉट ट्रीटिंग वुमेन एंड मेन इक्वली, एंड द होल डिपार्टमेंट आई वुड से कि इट इज हिट बाय अ पेट्रियार्कल माइंडसेट. आई थिंक ये जो प्रेस नोट है, it should absolutely be quashed, taken back, and intervention of the senior officers are required in this. And I believe ये पूरे डिपार्टमेंट को इसमें एक अपॉलॉजी देनी चाहिए, अपॉलॉजी टू द पब्लिक कि ऐसी बेतुकी बातें करी गई हैं. दूसरी चीज आई वुड से प्रजापति साहब पे रूल 16 सिविल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, टर्मिनेशन के लिए प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, क्योंकि सी एट द एंड वी वांट टू मेक अ सिस्टम अकाउंटेबल. अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी एंड नोबडी इज बीइंग अकाउंटेबल, और तो फिर ये चीज कभी खत्म नहीं हो पाएगी हमारे समाज के अंदर. हमें अगर कहीं पे भी कुछ भी चीज को खत्म करना और किसी भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, तो वी हैव टू मेक अ सिस्टम अकाउंटेबल. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग टू द नेशन और टू द
पीपल लेजिस्लेचर जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं कि समथिंग शुड बी डन टू इट सो दैट आवर सिस्टम इज मोर अकाउंटेबल एंड समबडी इज अकाउंटेबल फॉर दीज थिंग्स व्हिच दे से। अगर नहीं होगा तो आगे भी ऐसे प्रेस रिलीजेस बनेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इस लेटर से प्रतीत हुआ है कि तहसीलदार साहब का कोई पर्सनल आघात हुआ है, उनके बहने वगैरह या उनके परिवार या कुटुंब में किसी ने कुछ हिस्से की मांग की है, जिससे पूरा उनका पर्सनल बायस है। उनको मतलब वही सामाजिक लेटर नहीं होके उनकी पारिवारिक प्रॉब्लम की गाथा इसमें लिखी हुई है, तो वो तो अपनी किसी प्रॉब्लम से आहत है, इसलिए उन्होंने ऐसा निकाला है। यह लेटर कहीं से भी कानून के तहत नहीं है, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का और कंटेम्प्ट भी है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सब बराबर हैं, वहाँ ये एक तरह से आग्रह कर रहे हैं कि बहनें अपनी सारी राइट्स भाइयों को छोड़े, जिससे कोई परिवार में झगड़ा नहीं हो। तो झगड़ा ही जब नहीं करना है तो भाई पूरा राइट्स बहन को छोड़ दे, इसमें क्या दिक्कत है? बहन ही अपनी राइट्स भाई के फेवर में क्यों छोड़ेगी? तो ये तो इनका किसी पूर्वाग्रह से, किसी बायस से, किसी तरीके से ये कहीं इनको आघात हुआ होगा, इस कारण से है। ये लेटर सरासरी जो है सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट है। ऐसा लेटर एक कोई भी अधिकारी, पब्लिक पर्सन ये इशू नहीं कर सकता है। ये थी आज की पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। दरअसल जब भी रिश्ते और शादी की बात आती है तो तमाम सवाल उठते हैं। लड़कियों के केस में सवाल ज़्यादा होते हैं, उस पर परिवार की इज्जत, दूसरों की खुशी का दबाव बनाया जाता है। कई बार लड़की की पसंद को पैट्रोनाइज या नज़रअंदाज करने की भी कोशिश की जाती है कि हमारी लड़की को लड़के ने फंसाया, झूठे सपने दिखाकर उससे शादी कर ली, आदि आदि। लड़कियों के चुनाव के अधिकार को प्रोटेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़रूरी फैसला सुनाया है। मामला अंतरधार्मिक शादी से जुड़ा है। रीना ने आरिफ के साथ इस साल जनवरी में शादी की। हमने दोनों के नाम बदल दिए हैं। आरिफ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। शादी के बाद दोनों चंडीगढ़ रहते हैं। रीना के माता पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। बताया कि उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और मर्जी के बिना उसकी शादी एक मुस्लिम आदमी से करवाई गई। याचिका में यह भी लिखा गया कि लड़की को गैरकानूनी तरीके से घर में बंद करके रखा गया। इस मामले में यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की ओर से एडवोकेट शांतनु सागर ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया। इस एफिडेविट में रीना का लिखित बयान भी शामिल था जो उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को दिया था। इसमें रीना ने लिखा था कि वह अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के आरिफ के साथ रह रही है। ये भी बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से जनवरी में आरिफ के साथ शादी की थी और अब उनके साथ खुश हैं। रीना ने आगे बताया कि उसके माता पिता इस शादी से खुश नहीं हैं। रीना और आरिफ ने जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड शादी की। एफिडेविट में उनकी शादी का सर्टिफिकेट भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही रीना का बर्थ सर्टिफिकेट भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें उनकी उम्र 25 साल बताई गई है। इस मामले में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा कि लड़की ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। बेंच ने कहा, एक स्त्री और पुरुष साथ रहना चाहते हैं तो एक सिस्टम के तौर पर हमें उनकी प्राइवेसी नहीं छीननी चाहिए। वो दोनों वयस्क हैं और हमें उनका फैसले का सम्मान करना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए ऐसे कानून बने हैं जो अंतरधार्मिक शादियों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़ों को राहत देते हुए फैसला दिया था कि अगर एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बिना बल प्रयोग, बिना प्रलोभन और बिना कपटपूर्ण साधनों की शादी करता है तो इसे गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादी नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कानून की उन धाराओं पर रोक लगा दी जो कपल्स पर गैर जरूरी दबाव बनाते हैं। बीते कुछ वक्त में एक धारणा बना दी गई है कि मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर दूसरे धर्म की लड़कियों, खासकर हिंदू लड़कियों से प्यार का नाटक करते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। लेकिन इस पूरे नैरेटिव में लड़की की पसंद नापसंद की कोई जगह नहीं दी गई और इसी के चलते हर अंतरधार्मिक शादी में जबरन धर्म परिवर्तन का एंगल निकालकर कपल्स को परेशान किया जाता है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और उसके बाद महिलाओं की तरफ से किए जा रहे संघर्ष की। हम सब जानते हैं कि अपने पहले शासनकाल में तालिबान ने अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ किस तरह की क्रूरता की। इस बार भी अफगानिस्तान के कई नागरिक देश छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं।
इनमें एक बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की भी है। बीते दिन इन महिलाओं ने दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आयोग से उन्हें शरणार्थी का दर्जा देने की मांग की। इन बच्चों और महिलाओं से इंडिया टुडे के संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो ये बताइए, वहाँ पर जो आपके लोग हैं अभी काबुल में, फैमिली में, आपकी उनकी आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? कब मैंने उसको देखी, मैं 4 इयर्स अगो मैंने उनको देखी और मैं उनको बहुत मिस कर। यहाँ देखा है काबुल में? काबुल में देखा था, अभी यहाँ पे नहीं गए थे काबुल? काबुल नहीं गई थी मैं, जब आई थी उनको देखा था, फिर मैं दोबारा काबुल नहीं गई। उस टाइम हमने यहाँ पे आ गई 1-2 इयर्स हमने पढ़ाई किया। उसके बाद हमने यहाँ पे दिल्ली में आई। उसके बाद हमारी पैशन ये मैं अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करूँ और ये सर से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक स्कूल में शामिल करें। स्कूल क्या पढ़ना चाहते हैं? यस, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। अफगानिस्तान में बहुत तालिबान आ चुका है और बहुत अटैक है अफगानिस्तान में। हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन पढ़ाएं। हम अफगानिस्तान में बहुत मुश्किल में हैं और अभी यूनिसियर मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है इधर में। किस तरह की हेल्प चाहते हैं आप यूनिसियर से? हम हेल्प चाहते हैं कि हमारे रिसेटलमेंट को दे दीजिए, हमारा बहुत मुश्किल है, हमारा रिसेटलमेंट दे दीजिए क्योंकि हम प्रॉब्लम में हम अफगानिस्तान भी हम नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत अटैक है अफगानिस्तान में। हमारा आज 4 साल हो गया कि हम इंडिया में रहते हैं। रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया आपको? नहीं, अभी तक एक बार भी मुझे अपील हो गया है। 4 साल में अभी तक हमारा ज़िंदगी को पता नहीं कि हमारे साथ यहाँ क्या होती है क्या नहीं होती है। मेरे 2 छोटे बच्चे भी है। मैं अकेले अपनी बात नहीं कर सकती हूँ। ये जो देखती है ये सब लोगों का प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है। हर किसी का एक प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक 4 साल 10 साल 8 साल 12-11 साल तक अभी तक भी ये लोग नहीं समझते कि हमारे लोगों के साथ क्या होती है। आप वहाँ क्या करती थी हेरत में? मैं कुछ नहीं करती। हाउसवाइफ? हाँ, मैं हाउसवाइफ था। क्यों छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान? मैं मजबूर हो गया। जब मैंने शादी किया, शादी के बाद मुझे पता चल गया कि मेरे हस्बैंड तालिबान के साथ एक साथ है और उसने मेरी 10 साल बीती को बेच दिया। फिर जब मैंने झगड़ा किया उसने मुझे 4 चाकू मारा है मेरे हाथ, सर पर, गर्दन पर। मैंने बेटी को बेच दिया? हाँ, इसलिए मैं 2 बेटियों के लिए भाग गया, यहाँ गया। अभी यहाँ भी हम सेफ नहीं है, यहाँ भी हम आराम नहीं है। हम हिंदुस्तान से खुश है, सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जगह को पता चल गया है कि हम इंडिया में हैं, इसलिए। अफगानिस्तान में हुए इस घटनाक्रम ने करोड़ों लोगों का जीवन एक झटके में बदल दिया। महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सब अनिश्चितता के साए में जी रहे हैं। हम आशा करते हैं कि अफगानिस्तान के इन सभी लोगों को वो सब हक और अधिकार मिले जो एक इंसान को मिलने चाहिए। यह था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।